चैप्टर 2 बिजनेस एनवायरमेंट। इसको एनवायरमेंट कोई नहीं बोलेगा, प्रोनाउंस करना। क्या वर्ड है ये? कौन सा चैप्टर है? अच्छा, ये कौन है? पहली बार ऐसा हुआ है जो तुम्हारा नाम नहीं लिया, ये बोलो। चलो, ये तुषार है, ठीक है। तुषार क्या कह रहा है? तुषार कहता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या कहता है तुषार? मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन मैं दुनियादारी से परे रहूंगा, सब मोह माया है ना। मुझे कोई बायर नहीं चाहिए, मुझे कोई सेलर नहीं चाहिए, मेरा कोई मार्केटिंग हेड नहीं होगा और मेरा कोई फाइनेंस हेड नहीं होगा। मेरा बिजनेस है, मैं करूंगा, मैं चलाऊंगा, प्रोडक्ट भी बनाऊंगा, एक जेब से बेचूंगा, दूसरे जेब में पैसे रखूंगा, है ना। स्पेस पे जाके अपना बिजनेस करूंगा, ये ज्यादा होगा, है ना। तो इज दैट पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल? मुझे कोई बायर नहीं चाहिए, मुझे कोई सेलर नहीं चाहिए, मेरा बिजनेस है तो मैं करूंगा। क्या करूं आम जनता का? क्यों तुषार, क्या करें हम? तो पैसे हम लगा रहे हैं, तो बाइंग एंड सेलिंग भी खुद कर सकता हूँ, प्रोडक्ट भी खुद बना सकता हूँ, है ना। हो सकता है, पॉसिबल है। हमेशा सोचो थोड़ा। सेल्फ कंजम्पशन बिजनेस हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। हो सकता है सूर्य, शिवानी? आई थिंक इतना बड़ा एक क्वेश्चन नहीं है ना। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमेशा बताइए आंसर इसका। यस, वेरी गुड हमेशा, सब आता है आपको। यस, यू कैन डू इट। यस, बिजनेस में परचेज और सेल्स जरूरी है। जब कोई बायर नहीं होगा तो किसको सेल करेगा? ये खुद ही बायर है, खुद ही सेलर है, तो फिर वो तो इस तक ही ना। और मुझे रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? इट विल कम फ्रॉम दी आउटर साइड, आउटर वर्ल्ड से आएगा, एनवायरमेंट से आएगा, है ना। और मुझे क्या चाहिए? मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये सब मुझे कहाँ से मिलेंगे? बाहर से मिलेंगे। आई कैन नॉट जनरेट बाय माई ओन। लेबर वर्क मैं कर सकता हूँ, कैपिटल मैं लगा सकता हूँ, मशीन भी मैं खुद बन सकता हूँ। पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। हमें सब कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है, जो फैक्टर्स हमें चाहिए, वो बाहर से ही लेने पड़ेंगे, है ना। मुझे ऑल अराउंड द वर्ल्ड से मुझे वो चीजें मिलेंगी, चाहे रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं या कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो सब मुझे कहाँ से मिलेगा? आउटर सोर्स से मिलेगा, बाहर से मिलेगा। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट रन द बिजनेस बाय हिज ओन। एक सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो अलग चीज है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड एनवायरमेंट है आपका चैप्टर, बिजनेस एनवायरमेंट, ये क्या है? इसका क्या मतलब होता है? एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स। जो भी हमारे सराउंडिंग्स है उसे हम एनवायरमेंट बोलते हैं, है ना। तो सराउंडिंग्स में क्या क्या होते हैं? अभी आपके सराउंडिंग्स क्या क्या है? एयर और वुडन चेयर और मीन्स वी कैन से द सम टोटल ऑफ द फैक्टर्स। जो भी हमारे सराउंडिंग्स में है वो सारे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? बिजनेस एनवायरमेंट। तो वो सारी सराउंडिंग्स जो बिजनेस के हर एक फैक्टर्स को अफेक्ट करती है उसे हम कहेंगे बिजनेस एनवायरमेंट। जैसे हमें हमारी सराउंडिंग्स क्या होगी? एयर, चेयर, ठीक है, एनीथिंग। तो क्या आप इन सराउंडिंग्स के बिना सरवाइव कर सकते हो? नो यू कैन नॉट, है ना। आप उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट की,
तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्लस ये चीज तो है, बिजनेस भी उस एनवायरमेंट को अफेक्ट करती है, इंटर रिलेशनशिप होता है दोनों में, है ना। बिजनेस एनवायरमेंट को अफेक्ट करती है, एनवायरमेंट बिजनेस को अफेक्ट करता है। ये कैसे आगे हम पढ़ेंगे। तो कोई भी बिजनेस का सक्सेसफुल होना या ना होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका जो भी एनवायरमेंट में वो है उसमें वो कैसे सरवाइव कर पाता है, अपने आप को कैसे डील कर पाता है ना। जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस एनवायरमेंट की, इस चैप्टर में जो पूरा आप हर बार हर टॉपिक में बार बार पढ़ोगे वो क्या है, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स यू आर फेसिंग, है ना। जब एनवायरमेंट की हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, फेस करते हैं। हम मीन्स एक बिजनेस फेस करता है, दैट कुड बी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, दैट कुड बी इकोनॉमिक फैक्टर, दैट कुड बी एनी, है ना। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। तो अगर जैसे हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ 50 years बैक जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे, इज इट पॉसिबल फॉर अस, फॉर अ बिजनेस पर्सन टू फॉलो द सेम टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग 50 years बैक? नहीं ना, नॉट पॉसिबल। वो नहीं है। क्यों? क्या होता है कि हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में चेंजेस आते हैं, है ना। बिजनेस में चेंजेस को अडॉप्ट करना जरूरी होता है ना। क्या कैन वी बी स्टैटिक, इवन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं या बिजनेस की बात कर रहे हैं, है ना। इसको बोरिंग टर्म में मत लो, सिर्फ समझने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हम स्टेबल हो जाए, कोई चेंजेस हम एक्सेप्ट ना करें, अडॉप्ट ना करें, तो क्या होगा, फेलियर हो जाएगा, बिजनेस फेलियर हो जाएगा ना। टेक्नोलॉजीज बदल रही है, टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम पहले मोबाइल फोन्स कैसे आते थे, कीपैड के आते थे ना, अभी कीपैड वाला कोई लेके खुश होगा? नो। पहले इवन बिजनेसमैन के पास भी था। मुझे आज भी याद है जब शुरू में नया फोन आया था, जब ये मोबाइल फोन स्टार्ट हुए थे, तो मेरे पापा ने जब खरीदा था, वो इतना बड़ा फोन था, यहाँ पर पहले पेजर्स चलते थे। पेजर बोलते हैं, एक छोटा सा बॉक्स टाइप आता है, उसमें जैसे मोबाइल, इसमें क्या होता है, मैसेज आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, तो बीप साउंड आता है कि मैसेज आया, उसमें टेक्स्ट आते थे, उसमें आप टेक्स्ट भेज सकते थे, उसे पेजर्स बोलते थे। गूगल करके देखना, इन डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आए मोबाइल फोन्स। जब मोबाइल फोन आए तो वो इतने बड़े मोबाइल फोन थे। आजकल जो हमारे पास आते हैं इतने छोटे आते, तब इतने बड़े थे। जो वॉकी टॉकी होता है ना, उस टाइप का था, उस टाइप के आए थे। तो यहाँ पर रखना, वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी सेम लगता है, तो वो वाले आए। उसके बाद इन्वेंट हुए छोटे छोटे फोन आने लगे, देन स्लीक आने लग गया, देन उसमें पेंसिल आता है, आपको टच करने की जरूरत नहीं है, आप उस पेंसिल से कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारी इन्वेंशंस हो रही हैं। तो ये क्यों हो रही है बताओ? यू आर स्टूडेंट ऑफ ECD, यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? Why from pager to connect? ऐसे मत करो, मैं डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक भी कुछ क्वेश्चंस कर सकती हूँ। एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। चेंजेस जो होते हैं एनवायरमेंट डायनामिक है, इसका मतलब क्या है? चेंजेस अडॉप्ट करते हैं ना। तो ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं मुझे बताओ। नीड होती है, डिमांड। चेंज कहां से आया? हम बीइंग अ कस्टमर, हमने क्या किया, हमने डिमांड किया कि हमने बहुत बार एग्जांपल लिया है कि मुझे जो कैमरे की रेजोल्यूशन है वो मुझे द बेस्ट चाहिए। मेरा जो क्या आना चाहिए, सेल्फी, मुझे अपनी टिकटॉक वीडियोस बनानी है, मुझे अपनी ये वीडियोस बनानी है, तो उसके लिए मुझे कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए, है ना। बाकी फीचर्स गए बाहर में, आई डोंट केयर अबाउट अदर फीचर्स, मुझे कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो सब जितने भी कंपनीज उसने क्या किया, उस पर फोकस करना शुरू किया। अब देखो अभी बीच में क्या हुआ था, मैगी का भी एक केस आया था ना, हेल्थ को लेकर इश्यूज हुए थे। तो जो उसके मैगी के कॉम्पिटिटर्स थे, व्हाट दे हैव डिड, क्या किया था उन्होंने, उस हेल्थ इशू को पकड़ा था ना, हेल्थ इशू को पकड़ा और अपनी मार्केटिंग कैसे स्टार्ट की थी उन्होंने, बार बार अपने इवन एड्स में भी फोकस करने लगे। ये आपकी हेल्थ से कोई समझौता नहीं होगा, आटा नूडल्स उसके जैसा नहीं है, ये नाम नहीं ले सकते किसी कंपटीटर का, है ना, वो बियॉन्ड द टर्म्स हो जाएंगे, नाम नहीं ले सकते, दैट विल बी ऑपोजिट टू द लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो नहीं ले सकते नाम अपने कॉम्पिटिटर का। बट उन्होंने क्या दर्शाया कि जो मैगी में हेल्थ वाला केस हुआ था, ऐसा कुछ उसमें नहीं होगा, तुम लोग बिंदास खरीदो, बिंदास खाओ,
हमारी मैगी जो है पूरा हमने सब रिसर्च किया है, R&D किया है, सारी अच्छी टेक्निक्स यूज किया है, तुम्हारे हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा, आराम से खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। तो उन्होंने उस पर ज्यादा फोकस किया। तो ये चीजें क्या है, ये बता रहा है कि एक एनवायरनमेंट को हमें कैसे डील करना है अगर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट से मतलब क्या है, ये पेड़ पौधे हवा पानी नहीं है ना। एक बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होगा कि जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही है इंटरनल एक्सटर्नल, वो सारी चीजें कौन सी होंगी, वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। इंटरनल चीजें क्या हमारे कंट्रोल में हो सकती है, होंगी, यस ना। इंटरनल लाइक हमारी पॉलिसीज, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारा वे ऑफ वर्किंग, तो ये तो हाँ इंटरनल है कि ये तो सब हम खुद बनाते हैं, इसमें खुद हम चेंजेस कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स, आर दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल? नो ना। जैसे लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज हमने अपनी फर्म की पॉलिसी बनाई, वी कैन चेंज द पॉलिसी ऑफ अवर फर्म, बट वी कैन नॉट चेंज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। लाइक जीएसटी आया है ना, अगर किसी जीएसटी, देखो एक इसमें बहुत अच्छी चीज क्या है, जीएसटी जब आया तो ये किसी के लिए कुछ थी और किसी के लिए कुछ, मतलब समझ में आ रहा है। जब when we talk about the business environment, we basically focuses on this OT. OT is opportunity and T is for threats. Opportunity मतलब अवसर, नया अवसर, opportunity the word you know. Threat means खतरा या कोई restriction हो सकता है, restraints हो सकता है कि मेरे लिए restraint का काम करेगा, मेरे लिए ये restrict करेगा मुझे अपने आप में आगे बढ़ने में या मेरे बिजनेस को चलाने में। तो OT जो है हम बहुत बार फोकस करते हैं एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट में, जो आगे आप हर बार पढ़ोगे। तो जैसे जीएसटी आया, तो जीएसटी क्या था, किसी के लिए तो अपॉर्चुनिटी था और किसी के लिए क्या था, थ्रेट। तो कोई बता सकता है कि ये कैसे डिफरेंशिएट हो सकता है? किसी के लिए तो एक बहुत अच्छा अवसर है और किसी के लिए रिस्ट्रेन है, उसके बिजनेस को चलाने में रिस्ट्रेन कर रहा है, उसको रोक रहा है। किसी के लिए भी कुछ हो सकता है, मैं प्योरली बिजनेस की बात कर रही हूँ ना, हो सकता है ना, हो सकता है। ऐसे देखो जीएसटी जो है, जीएसटी ने क्या किया, बहुत सारे टैक्सेस को कम कर दिए ना, टैक्स पे टैक्स जो लगता था उसको कम कर दिया। इससे क्या हुआ, कस्टमर्स को बेनिफिट होने लगा, है ना। जो बिजनेसमैन थे, जो बेसिकली टैक्स ज्यादा लेवी करते थे, तो उनके लिए तो क्या हो गया, ये थ्रेट का काम हो गया कि उन्हें बेनिफिट जो है, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया। पहले ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता था। वहीं जो अदर कंपनीज है या अदर बिजनेसमैन है जो इससे अर्न कर पाते हैं, जिन पर पहले नहीं लगते थे, बट अगर उन पर जीएसटी लगा दी गई, इम्पोज कर दी गई, तो दे आर हैप्पी, है ना। तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी, यस वी आर वेरी हैप्पी कि जीएसटी लगाया गया, हमें बेनिफिट मिला। वहीं अगर आप जैसे टैक्स स्लैब रेट्स होते हैं, वो लगती है ना लिमिट जो होती है कि इतने से इतने लिमिट वालों को इतनी परसेंटेज आपको टैक्स पे करनी है, तो वहां पर भी अलग अलग चीजें हो जाती है। उसी तरीके से एनवायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पूरा जो हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। दीज आर कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल। हमें सबसे पहले इनको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई। वी हैव टू आइडेंटिफाई, आई इज फॉर आइडेंटिफाई। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमारे बिजनेस में कि व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर इट इज व्हिच इज अफेक्टिंग आवर बिजनेस, है ना। जैसे कोई भी बिजनेस में अगर कोई फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, अप्रेज करेंगे कि ये फैक्टर जो है कैसा है, किस तरीके से हमें अफेक्ट कर रहा है। देन वील रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स फैक्टर। समझ आया, ब्रीफ समझ आया व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट इज बेसिकली? गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, चलिए। सो अभी अपनी बुक में देख सकते हो, थोड़ी सी बुक रीडिंग करते हैं हम लोग। देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या बताया, बेसिक इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है लाइक व्हाट बिजनेस इज। जैसे बिजनेस इज एन एंटरप्राइज दैट प्रोवाइड्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिजायर्ड बाय कस्टमर्स। यस, बिजनेस में हम उसी तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो जिसकी डिमांड कस्टमर्स करते हैं, है ना। जो कस्टमर की डिजायरनेस के अकॉर्डिंग होंगे हम वही बनाएंगे। जैसे हमने फोन्स का एग्जांपल लिया है ना, जो भी कस्टमर को चाहिए हम उसके अकॉर्डिंगली ही बनाएंगे। देन
along with a large well-known business such as Coca-Cola company, IBM. What they are doing? Businesses क्या होते हैं, जैसे बड़ी कंपनीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप रीड करोगे तो यस यू विल गेट व्हाट इट इज ट्राइंग टू स्पीक। द बेसिक चैलेंज फॉर एनी कंपनी दैट मैटर्स फॉर एनी लिविंग थिंग इज सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस जो भी कर रहा है, प्रवेशिका क्या हुआ, तभी ठीक है, बिजनेस हम कर रहे हैं, हमारा बेसिक फोकस क्या होगा, दैट इज नॉट योर बेसिक फोकस, सर्वाइवल। इफ वी स्टे वी लर्न मोर। हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, अगर बिजनेस रहेगा तो प्रॉफिट कभी ना कभी तो आएगा। पहले बिजनेस को रन करना सीखो, बिजनेस को स्टे तो होने दो, रुकने दो, बिजनेस को चलने दो, ठीक है। द वर्ल्ड कीप चेंजेस, वही जो भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा सेम चीज लिखी है कि वर्ल्ड है, मूवमेंट होता है, चेंजेस आते रहते हैं, हम स्टैटिक नहीं हो सकते, वी कैन नॉट बी स्टैटिक, हमें डायनामिक होना पड़ता है क्योंकि डायनामिक वर्ल्ड है, वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। चेंज करेंगे, चेंज को अडॉप्ट करेंगे तो ही डेवलपमेंट होगा। चेंज एंड डेवलपमेंट बोथ आर इंटरकनेक्टेड। चेंज को अडॉप्ट करेंगे तभी हम डेवलप कर पाएंगे, राइट। So a company must have two capabilities. What these are? Ability to prosper and ability to change. उनमें इतना दम होना चाहिए कि वो उस चेंज को अडॉप्ट करे, प्लस उस चेंज के अकॉर्डिंगली अपने आप को ग्रो एंड डेवलप कर सके। क्लियर? देन कम्स योर मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एक बार रीड आउट कर लेना जो भी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। कोई भी वर्ड, कोई सेंटेंस नहीं समझ आती, डिस्कस करेंगे क्लास में। Business environment represents all external forces, factors, conditions that exert some degree of impact on the business decisions, strategies and actions taken by the firm. समझ आया? कहने का क्या मतलब है? बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स, एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं जो क्या करते हैं, बिजनेस डिसीजंस लेने में, स्ट्रेटजीज बनाने में, बिजनेस के फंक्शनिंग में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है, या कोई ना कोई उनका रोल होता है, या किसी न किसी तरह का कोई इम्पैक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। और यू कैन से इट इज द सम टोटल ऑफ द फोर्सेस दैट हैव बियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस फर्म, जो बिजनेस फर्म के फंक्शनिंग पर किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। जैसे अगर हम अभी बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर की बात की जाए अगर, तो क्या हो सकता है, द बेस्ट एग्जांपल नाउअडेज कोरोना वायरस, द वायरस व्हिच इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। एनवायरमेंटल फैक्टर है कि पूरे एनवायरमेंट पे उसने अफेक्ट किया, तो उस कोरोना, उस वायरस की वजह से बिजनेसेस पर कितना इफेक्ट हुआ, इम्पैक्ट आया ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। यहाँ तक कि लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है, लोग इन द सेंस जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है वो तक मिल गया लोगों का, है ना। अभी जो अगर उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट रहता था तो प्रॉफिट तो छोड़ो, सर्वाइवल बन गया उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव कि इफ वी सर्वाइव वी विल अर्न प्रॉफिट इन नियर फ्यूचर, बट द मेन बेसिक मोस्ट ऑब्जेक्टिव फॉर नाउअडेज इज टू सर्वाइव, है ना। तो सर्वाइवल जरूर, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई हैं, छोटी छोटी जो स्मॉल बिजनेसेस थे ऑलमोस्ट वो तो बंद ही हो गए। तो एनवायरमेंटल फैक्टर था ये जो वायरस अभी फैला, तो उसने बिजनेसेस पे देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट आया ना। तो यही हैं जो फैक्टर्स हमारे बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, देन एनालाइज दोस फैक्टर्स एंड हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। समझ आ रहा है? चलिए देखिए नीचे क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू ग्लुइक एंड जॉर्ज द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म, ऐसे फैक्टर्स को इंक्लूड करता है जो फर्म के आउटसाइड है, which can lead to the opportunities and threats, जैसे हमने पढ़ा opportunities and threats of the firm. Although there are many factors, the most important of the factors are socio-economic, technological, suppliers, competitors and the government. आपके सामने आपकी बुक में एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, है ना। एक बुक आगे दे दो नंदिनी, सूर्य को दे दो। देखिए बुक में क्या है, आपका बिजनेस फर्म है और बिजनेस फर्म के सराउंडिंग्स में क्या दिख रहे हैं आपको, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट, है ना। तो जो आपका ये ग्लुइक एंड जॉर्ज है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो बिजनेस फर्म है, बिजनेस फर्म को जो हमारे ये फैक्टर्स है, जो गिवन फैक्टर्स है, जो डायग्राम में गिवन है, ये डायग्राम दिया है ग्लुइक ने, वो कहता है कि ये फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं।
हमारा जो बिजनेस फर्म है वो इन फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है, इनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। बट हमारे जो मॉडर्न थिंकर्स है वो क्या कहते हैं, ये तो है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, बट इनके अलावा बहुत से ऐसे और फैक्टर्स हैं जो एक मेन रोल प्ले करते हैं। और वो कौन से फैक्टर्स हैं? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स है ना, नहीं अफेक्ट करते होते हैं ना, तो ये फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन सॉरी एमसीक्यू में आ सकता है कि ग्लुइक ने जो फैक्टर्स बताए थे वो कौन से थे। ठीक है, चलिए फीचर्स पर चले। बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग क्लियर है? तो देखिए क्या फीचर्स दिया है। कॉम्प्लेक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है, इजी है, पर तो ये टेक्नोलॉजिकल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, सोशल होते हैं, हो गया स्टडी। पता चल गया हमें कौन कौन से एनवायरनमेंट्स होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट्स है। तो वाई कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया ना, कॉम्प्लेक्स क्यों है गौरव? हाउ यू कैन से द बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स? एनवायरनमेंट बहुत बड़ा होता है, उसमें हर बार कोई ना कोई एनालाइज करना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और उन सभी को स्टडी करना, एनालाइज करना इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। से फॉर एन एग्जांपल हम एनवायरमेंटल फैक्टर की बात की, हमने कोरोना आ गया, कितने सारी चीजों पर इफेक्ट हुआ। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हमने बात की, न्यू टेक्निक्स आई, न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट नहीं किया तो मेरे बिजनेस पर कितना इम्पैक्ट हो सकता है। प्रॉफिट छोड़ो, मेरे जो एम्प्लॉयमेंट में जिसको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में चली जाएगी, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, है ना। तो बिजनेस अगर नहीं रहेगा तो कितनी सारी सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है। प्रॉफिट नहीं होगा, कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरे एम्प्लॉयज हैं, मेरे कितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबके बारे में सोचना होता है ना एक बिजनेसमैन को। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। हमें क्या करना पड़ता है, जब इन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कोई भी आएगा उठा के पड़ेगा, अच्छा 50 साल पहले ये टेक्नोलॉजी थी, ठीक है आज ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पढ़ने में हमें बोलने में बहुत ईजी लग रहा है ना। इकोनॉमिक फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर की हम बात करें, फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात करें, पॉलिटिकल फैक्टर्स की हम बात करें, तो अपने आप में ही देखो, अगर पॉलिटिकल फैक्टर मैं लेती हूँ तो अपने आप में ही सब कितना है, एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल फैक्टर्स का पढ़ना, लीगल फैक्टर्स को पढ़ना, तो मुझे इन डेप्थ नॉलेज होगी तभी मैं उस चीज को समझ सकती हूँ, तभी मैं अपने बिजनेस में उसको अप्लाई कर सकती हूँ, और तभी मेरा बिजनेस सर्वाइव एंड ग्रो कर सकता है। अदरवाइज इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, इट इज अ डायनामिक, लाइक हमने डिस्कस किया, स्टैटिक नहीं हो सकता, ठीक है, चेंजिंग है, इट इज अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन नेचर। मल्टीफेसेटेड, कहते हैं ना ये पीठ पीछे कुछ है और आगे कुछ है, वो है ये, है ना। देखो मेरे सामने तो मेरी तारीफ कर रहा था और पीछे से देखो कितनी बुराइयां करता है ना। बोलते हो ना ऐसे बहुत, ठीक है मैं नाम नहीं पूछती हूँ पर बोलते तो हो ना। या आप लोगों के बारे में किसने बोला होगा? नहीं नहीं मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रही हूँ। अच्छा मैं एग्जांपल्स लेती हूँ, मैं नहीं, इवन कोई भी अगर टीचर एग्जांपल लेते हैं तो प्लीज पर्सनली माइंड मत करना, सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए होता है, तो आप लोगों को याद अच्छे से होगा, ठीक है। और अगर लगे कि भाई हम नहीं, हम तो माइंड करेंगे, भाई पहले बता देना, उसका नाम नहीं लूंगी मैं फिर कभी, ठीक है। करोड़पति बनाओ दुनिया को बना दे। चलिए जैसे हमने जीएसटी की भी बात की थी कि किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है तो किसी के लिए थ्रेट है, इसलिए यहाँ पे इसे मल्टीफेसेटेड कहा गया है कि कोई एक इवेंट होता है तो वो किसी के लिए कुछ होता है तो किसी के लिए कुछ, ठीक है, तो इसलिए इसे मल्टीफेसेटेड कहा गया है। फार रीचिंग इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जब अफेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है एक दिन आज इसका इम्पैक्ट आया, आज अफेक्ट हुआ और कल से फिर से वही रूटीन शुरू, नो, बहुत सालों के लिए इसका इम्पैक्ट रहता है ना। जैसे नेचुरल कैलामिटीज है, डिजास्टर्स हो जाते हैं तो क्या होता है उससे, बाढ़ आया आज सब कुछ मिट गया, कल उठेंगे जब फिर से वही बिजनेस खड़ा मिलेगा, होता है नहीं ना। कोई फैशन चेंज हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, फैशन चेंज हो गया तो अभी लोग क्या करते हैं, गोल्ड सब खरीदते हैं बट तिजोरी में रखने के लिए और शादियों में देने के लिए बस, बाकी हम लोग क्या प्रेफर करते हैं,
मे बी बॉयज डोंट नो बट यस गर्ल्स उसको रिलेट कर सकती हैं। आर्टिफिशियल ज्यादा पसंद किया जाता है कि सोने से कम नहीं और गुम हो जाए तो कम नहीं, है ना। तो उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। लाइक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप ले सकते हो, जिनको क्या किया गया है, बहुत ज्यादा हमने फैशन की या ट्रेंड की वजह से उसको इग्नोर करने लगे। तो इस तरीके की जो कंपनीज है, ठीक है, गोल्ड को छोड़ो, अगर हम साड़ीज की बात करें तो कुछ सालों से जो साड़ी की डिमांड है वो कैसी हो गई है, कम हो गई है। नहीं पता था, क्योंकि साड़ी को पहनना बहुत लोग प्रेफर नहीं करते। पहले देखो ट्रेडिशन में होता था, है ना, आपको नहीं पता तो बताती हूँ। पहले ट्रेडिशन में होता था कि साड़ी फॉलो करना जो एक कंपल्सरी होता है, जैसे पर्दा प्रथा होता था ना, ऐसे ही होता था कि बहू है, शादी हुई है तो यू हैव टू वियर साड़ी, नो सूट्स एंड नो जीन्स, है ना। बट अभी क्या हो गया, जीन्स, घर में भी जीन्स पहनो बिंदास, कोई डिफरेंस नहीं है, इनडिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसकी ट्रेंड जो है वो कम हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बिजनेस को मोल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि साड़ी हम सिर्फ साड़ी लेकर बैठे। आपने कभी नोटिस किया हो, बहुत सारी शॉप है, जब शुरुआत में आप देखते हो तो एक प्रोडक्ट लेकर बैठता है, कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद आप जाओगे तो उसके पास मल्टीपल वैरायटीज मिलेंगी। लाइक अरे भैया आप तो पहले सिर्फ साड़ियां रखते थे, अब आपने सूट भी रखने शुरू कर दिए। कुछ टाइम बाद वो लोअर टी शर्ट रखना स्टार्ट कर देता है, कुछ टाइम बाद वो जीन्स पर आ जाता है, फिर चप्पल सैंडल्स पर, इयररिंग्स पर, कॉस्मेटिक्स पर, धीरे 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 सब आ जाता है। क्यों भाई, जैसे डिमांड होती जाती है वैसे लोग बदलते जाते हैं, तो बिजनेसेस हमें उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी इम्पैक्ट होगा वो कैसा होगा, ईयर बाय ईयर आने वाला इम्पैक्ट होगा। गॉट इट, इजी फीचर्स है। चलिए बताइए क्या क्या फीचर्स है इसके। कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेसेटेड एंड फार रीचिंग इम्पैक्ट, ठीक है। एक बार और, डायनामिक, मल्टीफेसेटेड, फार रीचिंग इम्पैक्ट, ओके। इसका आप कुछ भी बना सकते हो, शॉर्टकट बना लो, CDFF, डबल एफ, मल्टीफेसेटेड को मैंने F से ले लिया, F2 ले लो, CDFF, ठीक है। क्लियर, इजी, बोरिंग, बोरिंग, तुम लोगों को पढ़ने का ना मतलब सीरियसनेस खत्म हो चुकी है, बोरिंग लगता है। तो अटेंटिव होना क्लास में, ऐसे तो बैठ के पढ़ना चाहिए। तो सीरियसनेस है, सीरियसनेस है, बहुत आ गए रियली। तुम लोग फिर जोक्स लेते हो, तुम लोगों के एग्जांपल्स लेते हो, तुम लोग घबरा जाते हो। मैम मेरा एग्जांपल तो बिल्कुल मत लेना, एग्जांपल याद रहते हैं, एग्जांपल से याद रहता है। लॉ में हम जो सेक्शन वगैरह पढ़ते हैं ना, हमें सेक्शन याद है ना, लेकिन सारे एग्जांपल इसमें तो एग्जांपल लेने लायक कुछ भी नहीं है। एग्जांपल तो बीच बीच में मैं आपको ले रही हूँ, बता ही रही हूँ क्या होता है मैगी में, देखो क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था। इससे ज्यादा क्या हूँ, मैगी बना के दिखाऊंगा, 2 मिनट्स, है ना, 2 मिनट में बनती है। प्लेन ही खाते हो सब घर पे, मैंने तो छौंक वाली, और नहीं खाते हो। हम आज खिला नहीं रहे, खिला नहीं रहे कुछ, जिम शुरू जाते हो फिर आदत नहीं है, मुझे भी नहीं पता, मैगी बहुत कम खाते हो, रेयरली। एग्जाम्पल मैगी का लेते हैं क्योंकि मोस्टली लोगों को मैगी पसंद होता है, जैसे गोलगप्पे पसंद होते हैं, आपको पिज्जा पसंद है। हाँ पिज्जा के लिए मना नहीं करती, खा लेते पिज्जा तो अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ कर रहे थे मुस्कान की, फिर से बताओ क्या, मैं यानी से मुझे चूरमा खा लेती हूं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हाँ सबकी अपनी पसंद होती है। अमीशा को क्या पसंद है यार? अमीशा तुम इतना चुप चुप कैसे रहती हो? आवाज ही बैठी है दूसरे तक, ये तो क्लास में नहीं पढ़ती। रोहन को क्या पसंद है? कुछ भी खा लेते हो? ये तो भी खा लोगे? हाँ घिया की सब्जी घिया लौकी बहुत टेस्टी बनती है। वो आलू के साथ अच्छी आलू मैं वो खाली वो बनाते हैं बहुत अच्छी आलू के साथ। साउथ इंडियन किसको पसंद है?
डोसा अच्छा लगता है। बस घर बनाते हो बाहर खाते हो? बस घर बनता है बाहर जाते हो? हम तो ना करवाते हैं जो मटर के बनाते हैं। कभी मैं लेके आऊंगी बना के। ठीक आ जाएगी। मेरे साउथ इंडियन के लिए मिलेंगे जो 100 रुपए में। हम बहुत साल साउथ में रह गए। ओके मेरी वैसे आवाज हो रही है। डन फीचर्स एनी डाउट्स नो shall we proceed yes okay importance is it necessary to study business environment Yes, why so वो इम्पोर्टेंट फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। क्या मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये तो 12th में क्या बोला एडवांटेज अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पहले अभी नहीं आया समझ मुझे तो एडवांटेज सुनाई दे रहा है पहला कदम रख रहे हो। समझ गए और चलो अच्छा है देखो अच्छा मैं भूल गई रीसेंट प्लस 2 में सोचो प्लस 2 में क्या था अभी भी याद है रिसेंटली प्लस 2 करके आया था मैं भूल गई और बस तुषारी पढ़ के आया है गौरव क्या बात है चुप चुप क्यों आज डांट पड़ी जब तक नहीं बोले जब तक आप डोसा बना के मैं इसको सर ने टाइम दे दी। डोसा वोसा नहीं बना के लाने वाली अभी तो क्या इडली लेके आऊंगा अरे डोसा ठंडा अच्छा नहीं लगता डोसा ठंडा अच्छा नहीं लगता कल ही खाएगा अभी तो कुछ हो गया ये तो घर पे आके खा लेगा पड़ोसी का आसपास ही रहता है तुम लोगों से तो पास ही है। चलिए देखिए देयर इज अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट इस लाइन को हाईलाइट कर लेना देयर इज अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट क्लोज इंटरेक्शन है ठीक है किसके बीच में बिजनेस एंड एनवायरनमेंट के बीच में प्लस देयर इज एन कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन क्यों फोकस किया मैंने इस वर्ड पर आप बताओ। बिजनेस एनवायरनमेंट को एक बार का काम नहीं है असर आ गया तुम पर भी पांच दिन तो सीधा सीधा बड़ा शरीर सा बच्चा आया है क्लास में मैंने फर्स्ट डे आपको बोला था ना आपने मेरी छोड़ी नहीं आप कह रहे थे इसको करना ये मेरे को करना यस क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि जो भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है वो हमारे बिजनेस को बहुत क्लोजली अफेक्ट करते हैं हमारे प्राइसेस का बढ़ना हमारे बिजनेस की सप्लाई का बढ़ना डिमांड का बढ़ना सब उन फैक्टर्स पर डिपेंड रहता है और वो ऐसा नहीं होता कि एक बार हुआ और फिर दोबारा नहीं होगा कॉन्टिन्यूसली उसका इम्पैक्ट आता रहता है हमारे देखो जैसे हमारे मूड मिनटों में बदलते हैं ऐसे हमारे टेस्ट भी बदलते हैं टेस्ट मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट द टेस्ट बड्स टॉकिंग अबाउट जो हमारा कौन वो रणवीर सिंह है ना वही तो मतलब हमारा फैशन हमारा ट्रेंड जैसे फैशन बदलता है हमारे टेस्ट भी बदल जाते हैं द वे ऑफ वियरिंग हमारा जो स्टाइल है वो भी बदलता रहता है हमने टीवी में कुछ देख लिया कि रणवीर अच्छा लहंगे पे शर्ट पहनता है यार मैं भी वही पहनूंगा तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिया गौरव को पसंद है गौरव को पसंद है अमीशा भी लेके आई है आपने पहना है किसको क्लास में हाँ नहीं गौरव ने भी पहना था फर्स्ट क्लास में फिर नंदिनी ने कहा था चल पगले गौरव तू क्यों लाएगा मुझे पसंद है तो मैं लेकर आऊंगी और कोई कॉपी नहीं करेगा नहीं कहा था एक बार इंस्पायर होने वाले हैं बस देखो चलो छोड़ो वो जोक था है ना दिवाली में अगर इन जनरल देखें तो आप
अगर किसी की ड्रेसिंग स्टाइल अच्छी है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तो डेफिनेटली आप लोग मीन्स हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि हाँ देखो ड्रेसिंग सेंस उसकी काफी अच्छी है, वी शुड गेट इंस्पायर, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, कॉपी कर लेते हैं तो क्या हो गया, उसमें फर्क थोड़ी पड़ता है। तो क्लोजली है कनेक्टेड, तो उससे बिजनेस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सडनली हमें किसी चीज की डिमांड करते हैं तो कोई इम्पैक्ट ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमने सडन चेंजेस कर दिए। जस्ट कोरोना आने के जस्ट पहले की बात सोचो, जब 2 साल पहले कोरोना आया था, 2 साल हो गए ना, 2 साल आने पहले जस्ट पहले अगर मानो कि आज से लॉकडाउन लगा तो एक दिन पहले भी कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी बिजनेस वालों की ना, सडनली लॉकडाउन लग गया और सब कुछ पलट गया। तो ये मतलब ये फैक्टर था ना, कितना बड़ा इम्पैक्ट आया बिजनेस से। कभी हमने सोचा कि 2 साल तक रहेगा, 2 साल तक क्यों, अभी तक तो कॉन्टिन्यूस चल रहा है। थर्ड वेव यानी कभी भी आ सकती है थर्ड वेव, है ना। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड द थ्रेट्स, हम ये इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेरा लिए ऑब्जेक्टिव क्या होगा और थ्रेट क्या हो सकते हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गिविंग डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ, the interaction with the environment enables the business to identify the areas for growth and expansion of their activities. Like इससे क्या हो सकता है कि मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि मेरा जो बिजनेस है उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, है ना। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, पीछे पढ़ गया है वो चैप्टर 1 में। सस्टेनेबल ग्रोथ पढ़ा था, फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज यूज करने का, फ्यूचर का, या मुझे अपना डेवलपमेंट करना है ना, तो उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। इट गिव्स अ डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ, लाइक मुझे बता सकता है, इंडिकेट कर सकता है एनवायरनमेंट कि अच्छा ये इस तरीके का इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पर हो सकता है, ये ट्रेंड चल रहा है। सोशल अगर फैक्टर को कंसिडर करें कि सोसाइटी में लोग क्या है बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं किस पर, पोल्यूशन पर, है ना। लोग ग्रीनरी को लेकर बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं। हर कोई ऑक्सीजन पर फोकस कर रहा है कि हमें प्लांटेशन पर फोकस करना है, प्लांट्स होने चाहिए। तो मतलब इस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि पोल्यूशन, बीच में पोल्यूशन का बहुत ज्यादा ट्रेंड फैला था, यहाँ पोल्यूशन है उसको रोको, ये ऑड इवन सिस्टम भी चला था, तो ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। तो तब उस टाइम पर जब ये आया तो बिजनेसेस जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है, उसने क्या किया, अपने आप को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया या कोई एक्शंस लेने शुरू किए। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हम फ्यूचर में करें। कॉन्टिन्यूस लर्निंग हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। अब टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, क्या जब हम वो पुरानी टेक्निक यूज कर रहे थे कभी हमने सोचा कि हम नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, नहीं। जब ट्रेंड में आया, चेंज हुआ, तो हमने नई चीजें सीखी। पहले लोग टाइपराइटर यूज करते थे, कंप्यूटर आया तो सबको कंप्यूटर नहीं आता था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सीखा। क्यों, चेंज अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। तो नई नई चीजें हमने क्या सीखने को भी मिलती है, दैट इज बिकॉज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जबरदस्ती से या प्यार से, जैसे भी नई चीजें सिखा रहा है। इमेज बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग का बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल वही है मैगी का, कि देखो इमेज बिल्डिंग का भी काम करता है। मैगी के हेल्थ इश्यूज आए तो कॉम्पिटिटर्स ने मौके का फायदा उठाया और अपनी हर मार्केटिंग टेक्निक, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बदल दिया। पहले वो लोग फोकस करते थे जिस पे पॉइंट पर फोकस करते थे, बट मैगी के हेल्थ इशू के बाद उन्होंने किस पर फोकस किया, हेल्थ फैक्टर पर फोकस किया। बार बार वर्ड हेल्थ यूज करना शुरू किया, क्योंकि लोग क्या है, जो हम लोग कॉमन पब्लिक है वो बहुत इमोशनल टाइप्स होते हैं ना। अगर टीवी में रोना धोना दिखा दिया कि यार ये तो बहुत बेचारा है, उसको रियल लाइफ तक कोई भी अगर कोई बॉलीवुड एक्टर है या सीरियल्स में जो आते हैं, ये तो बहुत बेकार औरत है, ये अपनी बहू को बहुत मारती है, एंड ऑफ द डे वो मरने को मर जाएगी, लेकिन उसको हमेशा हम नेगेटिव रोल की तरह ही देखेंगे। जो उसका नेगेटिव रोल उसने प्ले किया है वही हमारी जो थिंकिंग रहेगी उसके लिए। तो उसने जब हेल्थ के बारे में लिया, नहीं हमारे बच्चों की हेल्थ बहुत जरूरी है, ये नहीं देख रहे हो अरे मैगी मैदा ही तो है, बच्चों को मैदा खिला रहे हो, क्या कर रहे हो, नाम बदलने क्या होगा, आटा नूडल्स, तुम्हें क्या लगता है वो आटे से ही बनी होगी, केमिकल्स नहीं होंगे उसमें, डेफिनेटली होंगे ना, कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये हम पिला देते हैं स्लाइस फ्रूटी, इसमें क्या मैंगो डालते हैं, मैंगो का जूस थोड़े निकाल के डालते हैं, सारे क्या होते हैं, केमिकल्स ही तो होते हैं। हम बच्चों कोक नहीं पीना, भैया इसको फ्रूटी दे दो, पेप्सी नहीं पीना, भैया इसको स्लाइस की बोतल दे दो, वो भी तो ये चीजें होती हैं। तो जब हम हेल्थ के लिए आते हैं और फिर वही कोई फोकस कर देता है
कि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैगी नहीं, आज के बाद तो मैं ये वाली मैगी खरीदूंगा, तो उस पर लोग फोकस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इमेज बिल्डिंग का भी हमारे लिए हेल्पफुल है। मीटिंग कंपटीशन तो है ही, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम स्टडी करके एनालाइज करके रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये कंपटीशन को तो हम लोग ब्रेक कर ही सकते हैं। यस और नो? सो इंपॉर्टेंस क्या क्या थे बताइए? डिटरमाइनिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, Giving direction for growth. giving direction for growth, continuous learning, image building and meeting competition. Done? Features clear है? Importance clear है? चलिए अब देखिए, बहुत important है ये, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। कहाँ तक करा हो गया है? अभी तो पूरा 1 घंटा बचा, आराम से करेंगे, पढ़ते रहेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, 1 घंटा है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, ये आपका बिजनेस है, आपके बुक में है ये डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे एनवायरमेंट है, यहाँ पे एनवायरमेंट है, यहाँ पे आपके रिसोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस एंड पावर है। देखिए हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसके एनवायरमेंट में क्या रिलेशनशिप है। सारे बेसिक टर्म्स हैं जो आपके पहले पढ़े हुए हैं, आपको सिर्फ उसका क्या करना है, आपको सिर्फ मैं रिमाइंड करा रही हूँ जो आपने पहले पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, बस। ये ऐसी चीजें नहीं है कि आपको बैठ के रटवाया जाए, है ना, जानने की चीजें हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, समझ लो कि होता क्या है। इस पर ज्यादा फोकस करना होगा, जब आप पीछे बैक क्वेश्चंस करोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या पॉइंट्स है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक से टर्म्स है। देखिए अब ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स आएंगे जो आपस में एक्सचेंज करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो बिजनेस है वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट बिजनेस को अफेक्ट करता है। किसी एक सिंगल स्टूडेंट ने ये नहीं पूछा कि मैम कैसे, एनवायरनमेंट से तो अफेक्टेड होता ही है बिजनेस, बिजनेस कैसे अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को? जो एक्टिविटी हम बिजनेस में होगी, मैम वो कुछ बना ही तो रहे हैं, उससे आपके पोल्यूशन भी तो होगा। और जो ये इनके टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं वो फिर वो पानी में डाल देते हैं, उससे लैंड। जैसे हमारे फैक्टर्स हैं जो तो अफेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो, ये भी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, चाहे हमारे सप्लायर्स हैं या हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है या हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स है, लीगल फैक्टर्स हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं ना। लेकिन हमारे बिजनेस भी उन फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, उन पर भी इम्पैक्ट डालता है। जैसे बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे हमने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम किया तो हमने क्या किया, सोसाइटिकल फैक्टर में इंप्रूवमेंट लाए। ठीक है, वहीं हम पोल्यूशन फैला रहे हैं तो क्या हुआ, बैड इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम मींस बिजनेसेस भी इम्पैक्ट डालती हैं एनवायरनमेंट पर। ठीक है, समझने की चीज थी, बुक में नहीं है। चलिए हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। जब हम ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो आपस में इनका सिर्फ 3 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, इस पर फोकस भी करना है, पढ़ना भी है, समझना भी है, याद भी रखनी है तीनों। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कि बिजनेस जो है एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और एनवायरनमेंट को इंफॉर्मेशन देता भी है। ठीक है, रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूज भी करता है और बिजनेसेस जो है वो एनवायरनमेंट को रिसोर्सेज देता भी है। इन्फ्लुएंस एंड पावर तो होता ही है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। इन्फ्लुएंस एंड पावर, देखो एनवायरमेंटल फैक्टर के पास इतनी पावर तो है ना कि वो पूरे बिजनेस को ही अफेक्ट कर देती है ना। पावर में तो होती है ना, कैसे, कॉमन सी बात है। जैसे कुछ भी चेंजेस आ गए हमारे फैशन में, ट्रेंड में चेंज आ गया, ठीक है, या टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, अगर हमने वो अडॉप्ट नहीं किया, मैंने कहा नहीं भाई मेरा बिजनेस है, मैं जैसे पहले चला रही थी आज भी मैं अपना बिजनेस वैसे ही चलाऊंगी, कैन आई सर्वाइव इन द मार्केट? नहीं हो पाएगा ना, सर्वाइव नहीं हो पाएगा, शट डाउन हो जाएगा।
अगर मुझे सरवाइव करना है तो आई हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस ना, चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो वही होता है इन्फ्लुएंस एंड पावर की जो एनवायरमेंट है उसकी इतनी पावर है कि वो पूरे बिजनेस को अफेक्ट करता है। बिजनेस कैसे अफेक्ट करता है एनवायरमेंट को? पावर की अगर हम बात करते हैं, बताओ। देखिए जैसे हम इसकी बात करते हैं, रिसोर्सेज है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इट इंक्रीजेस इट्स। जैसे आपके मुंह में एक छोटा सा एग्जांपल की, मैंने वो एग्जांपल निकालिए। एफएमसीजी कंपनी पतंजलि, ठीक है, endorsed by Baba Ramdev, is now a big player in the industry and is giving a tough competition to the well-established FMCG player like HUL, Godrej, Dabur, P&G, etc. Now people prefer Ayurvedic products over chemical products. Patanjali's success has taken it to a position where it can influence the market surely. Patanjali gathers the information from the market competitors. देखिए क्या कह रहा है ये, बाबा रामदेव की जो पतंजलि है ना, बाबा रामदेव की पतंजलि, आर्टिस्ट तो मैं बहुत बड़ी हूँ है ना, बाबा रामदेव तो योग बाबा है ना। तो ओके, पतंजलि की जो प्रोडक्ट्स है अभी क्या हो गए हैं बताओ? फेमस हो गए हैं। बाबा रामदेव समझ नहीं आ रही क्या बना। ये क्या है? ठीक है, बाबा रामदेव, रोहित वो छुआ बांट कर दे उसके दोस्त देखो आजकल जो हेल्थ इश्यूज पर हम बहुत ज्यादा फोकस है, पोल्यूशन हो गया है, ये चीजें हैं जो बहुत सारी चीजें फैक्टर अफेक्ट करती हैं, केमिकल्स होता है, बहुत सारे लोग क्या हो गया अवेयर हो गए इन चीजों को लेकर। पहले था ठीक है जो यूज हो रहा है, पहले ये चीजें यूज भी नहीं करते थे है ना, नहाने के लिए मुल्तानी मिट्टी, सर धोने के लिए लस्सी, फेस वॉश करने के लिए बेसन, इन चीजों से यूज होता था। लेकिन अभी फलाना शैम्पू, वाव का शैम्पू, ब्रांडेड शैम्पू, सोप नहीं, बॉडी वॉश, फेस वॉश, इतनी सारी चीजें आ गई है ना, कुछ भी यूज नहीं करते, यूज करते हैं ना। तो इतने सारे चेंजेस आ गए, तो लोग अपने आप पर बहुत ज्यादा फोकस है, हेल्थ इश्यूज आ गए ना। अभी टीनेज में पिंपल्स निकलना आम बात है ना, पिंपल्स हो पिंपल, तो मुझे क्या करना चाहिए? हिमालय यूज करो, नीम फेस वॉश है ना, चंदन का फेस वॉश यूज करो, वो तुम्हारी स्किन के लिए बहुत हार्श है, वो यूज मत करो। स्क्रब यूज करो, ब्लैक हेड्स हो जाएंगे, व्हाइट हेड्स हो जाएंगे, रिंकल्स हो जाएंगे। तो मतलब लोग फोकस हो गए। पहले क्या सोचते होंगे, कोई अगर मम्मी अपनी दादी के टाइम में देखो सोचते होंगे अरे ठीक है ना, वो आज भी हमसे बहुत अच्छे दिखते हैं। तो इन चीजों पे जब हम करते हैं, अभी क्या हो गया ट्रेंड की आयुर्वेद पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगे है ना। तो इसका देखो एक बिजनेस कंपनी का बाहर के फैक्टर पर इम्पैक्ट कैसे होता है, पावर की हम बात कर रहे हैं, वो मैटर करती है साइज ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द कंपनी, कि उसका साइज क्या है, कितने टाइम से है, उसका इन्फ्लुएंस कितना है ना। अब पतंजलि क्या है, बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है, जगह जगह आप इजीली स्टोर उसको देख सकते हो, बहुत बड़ा ब्रांड है, आप जैसे चाहे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, जो चाहे प्रोडक्ट आपको वहां मिल जाएंगे इजीली, चाहे कोई खाने के प्रोडक्ट हो, चाहे दाल की बात करें या बिस्किट्स की बात करें या वॉशिंग पाउडर की बात करें या दवाइयों की बात करें, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाता है, वहां पर हो जाता है ना। तो अपने आप में इसका क्या है, एक बहुत बड़ी इमेज बन चुकी है ऑल ओवर द कंट्री में। तो इसका भी अपना एक पावर है कि ये दूसरे जो प्रोडक्ट्स है, ब्रांड, इतने बड़े बड़े ब्रांड जैसे HUL की हम बात करें, उसको भी बहुत टफ कंपटीशन दे रहा है ना। तो वही हम पावर बोलेंगे कि एक बिजनेस जो है का बिजनेस पावर कैसे अफेक्ट करेगी अदर फैक्टर्स को, एनवायरमेंट को। ठीक है, समझ आया इन्फ्लुएंस एंड पावर कैसे इन्फ्लुएंस करती है कि पावर कैसे वर्क करता है। गॉट इट? देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं ना, तो इसमें क्या मतलब है कि एनवायरमेंट से बिजनेस इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ठीक है, और बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करता है एनवायरमेंट को। कैसे? जब भी हम बिजनेस एनवायरमेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, टॉपिक है जो आगे आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में। तो इसमें आगे आप पढ़ोगे ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे पेस्टल। पेस्टल इज P for political factor, E for economic factor, S for social factor, T for technological factor, L for legal factor and E for environmental factor, right? ये पेस्टल है जो आपका पढ़ना बहुत जरूरी है for taking your business to a very great success। ठीक है, आप सरवाइव करना चाहते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो, ग्रेट सक्सेस आपको चाहिए, तो आपको पेस्टल की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजों का हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। देखिए, जब इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, हम एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर क्यों करते हैं? क्यों चाहिए हमें इंफॉर्मेशन? ई से आपने क्या सिर्फ नॉलेज। बिजनेस को आगे ठीक है, अच्छा मेरे प्रोडक्ट की डिमांड पे बहुत भारी इम्पैक्ट आने वाला है, ये नॉलेज के लिए अच्छा है, इतना काफी है। नहीं, मैं कहाँ के बोलने दो आप। मैम आपने इसमें मैं कहाँ का फ्यूचर P is for political, लास्ट वाला एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक आगे बता दें। बेस्ट, इकोनॉमिक आगे हो गया, क्या रह गया नंदनी? कुछ रह गया? आगे पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, The organization scans the external environmental variables, the behavior and changes their behavior and changes generates important information and uses it for its planning, decision making and control purposes। है ना, जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं हमें हेल्प करता है फॉर प्लानिंग, फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो भी हमारी कोई एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अनसर्टेनिटी को हम कवर कर सकते हैं ना, उसको पहले ही हैंडल कर सकते हैं। लाइक अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि नियर फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है उस पर बहुत हेवी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि फैशन चेंज हो गया है, अभी लोग मेरे इस प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते हैं, तो आई कैन डू वॉट एवर आई कैन डू अकॉर्डिंग टू माई व्यूज, अकॉर्डिंग टू माई पॉलिसीज, है ना। मैं उस प्रोडक्ट में कोई चेंजेस ले आऊं, कोई मॉडिफिकेशन कर दूं, कोई इनोवेशन उसमें कर दूं और नया प्रोडक्ट आ जाए और हो सकता है उसकी डिमांड पहले से ज्यादा हो जाए, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें, किसी के लिए तो इंफॉर्मेशन है और किसी के लिए डेटा है, सिर्फ डेटा। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो नई व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स इंजन्स के रिगार्डिंग जो भी नॉर्म्स थे, आपके बुक में ही गिवन है एग्जांपल, व्हीकल इंजन्स के जो भी नॉर्म्स थे वो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए, उसकी पॉलिसी चेंज कर दी है, मे बी कॉस्टलियर कर दी है या फिर उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कुछ भी पॉलिसी बना दी है। तो इससे क्या होगा, ये महंगे हो जाएंगे, है ना। तो क्या इस इंफॉर्मेशन का कोई भी रेलेवेंस है फॉर शुगर इंडस्ट्री, फॉर शुगर फैक्ट्री? क्वेश्चन समझ आया? अगर किसी ने ध्यान से सुना हो तो समझ आया? क्या बोला था गौरव? व्हीकल इंजन्स के जो भी पार्ट्स बन रहे हैं, जैसे व्हीकल इंजन्स है ना, उसके नॉर्म्स में चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाए हैं, जिसकी वजह से मे बी ज्यादा टैक्सेस हमें पे करना पड़ सकता है। जो भी उस इंजन को परचेज करेगा, उसको परचेज करेगा तो अल्टीमेटली व्हीकल्स महंगे हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट या वो जो पॉइंट है, वो इंफॉर्मेशन है, क्या एक शुगर फैक्ट्री के लिए या बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री के लिए इंपॉर्टेंस रखती है? यस और नो? नो, नॉट एट ऑल। जो भी वो मशीनरी बनाएगा या जो व्हीकल्स बनाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। शुगर फैक्ट्री के लिए क्या है, एक डेटा है। जैसे भी सुनामी आया था, ठीक है, हमें पता चला कि सुनामी आ गई, इस रेट पर आया, या हैवी अर्थक्वेक आ गया, इस रेट पर था, उसकी स्पीड थी, जो पॉइंट ऑफ सेंटर था वो वहां का था। हमारे लिए क्या है, सिर्फ एक डेटा है। अच्छा सुनामी आई थी, ठीक है, अच्छा अर्थक्वेक आ गया, इतने मर गए, अच्छा ठीक है। लेकिन वहीं जो हेल्पर्स हैं, जो उनको हेल्प करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो रेस्क्यू वाले हैं, उनके लिए क्या है, वो इंफॉर्मेशन है। समझे इंफॉर्मेशन और डेटा में डिफरेंस? जिसके लिए वो हेल्पफुल हो वो इंफॉर्मेशन, जिसके लिए हेल्पफुल नहीं है वो इट्स ओनली नॉट डाटा, इट्स डेटा। ठीक है, समझ आया इंफॉर्मेशन? ये तो हुआ कि हम एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है,
हम एनवायरमेंट को इंफॉर्मेशन देते भी हैं। किस तरीके की इंफॉर्मेशन? सोचो सोचो। कस्टमर की डिमांड आगे प्रोड्यूसर तक जाती है। नहीं नहीं, एक बिजनेस अपनी इंफॉर्मेशन देता है एनवायरमेंट को। कैसे? वो जो अपने प्रोस्पेक्टस वगैरह अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू, बैलेंस शीट वगैरह बैलेंस शीट पब्लिश होती हैं उसके थ्रू। एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है अपने प्रोडक्ट की। बिजनेस की इंफॉर्मेशन देना इज विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। देखिए आप लोगों ने बैलेंस शीट जो पब्लिश होती है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा डेफिनेटली, बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, अपनी बैलेंस शीट पब्लिश करती है। उसको पढ़ने में मजा नहीं। समझ आए तो पढ़ने में मजा आता है, सही बात। समझ आएगा तो डेफिनेटली आप पढ़ोगे और मजा आएगा। तो उससे क्या होता है, वो क्या करता है, अपनी इमेज को रिप्रेजेंट करता है कि देखो भाई ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी कंपनी का पिक्चर है। बैलेंस शीट इज फॉर रिप्रेजेंटिंग द इमेज ऑफ द बिजनेस ना, उससे हम इमेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है कंपनी का, है ना। तो वो अपनी पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये पिक्चर है, ये मेरा हमारी जो कंपनी है वो इतनी ग्रो कर रही है, उसके इतना अच्छा स्टेटस है, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मींस दे आर प्रोवाइडिंग देयर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल अदर फैक्टर्स और एनवायरमेंट्स, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन ऐसे एक्सचेंज होती है। समझ आया? इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस एंड पावर, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए? यस और नो? नितिन, एनी डाउट्स? यस मैम। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या होते हैं? हाँ, फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। अगर मैं ये कहूँ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये होता है प्रोडक्शन में, यस मैम। होता है ना। आउटपुट इज, मुस्कान समझ आ रहा है? आउटपुट इज फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड बोल सकते हैं कि आउटपुट क्या है, फिनिश्ड गुड। अब जो इनपुट्स है ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? एनवायरमेंट से मिल रहे हैं इनपुट्स, है ना। क्लियर है यहाँ तक? जो इनपुट्स हमें मिल रहे हैं वो बाहर एनवायरमेंट से मिल रहे हैं, हर एक फैक्टर से बाहर से अवेलेबल हो रहे हैं। उस इनपुट को हमने क्या प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करके हमें क्या हुआ, एक फिनिश्ड गुड हमने रेडी किया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनल गुड बन गया, ठीक है। फाइनल गुड बन गया तो ये हम किसको अवेलेबल करा रहे हैं? एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट से हमने चीजें उठाई और वो एंड में एनवायरमेंट तक पहुंच गया। सो इट इज द एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, टेकिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड प्रोवाइडिंग इट टू द एनवायरमेंट। समझ आया कि कैसे रिसोर्सेज का एक्सचेंज होता है? इजी? यस मैम। गेट बोरिंग? ओके, देखिए हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपकी बुक में देखिए पॉइंट दिया है, इट इज एन इंटरैक्शन प्रोसेस। एमसीक्यू बनता है इसका, ठीक है, हाईलाइट कर लेना। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज में होगा सेकेंड पैराग्राफ, द ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ इट्स आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइंटेल। क्लाइंटेल जो लिखा है दैट इज क्लाइंट्स, है ना। सो दिस इज ऑल्सो एन इंटरेक्शन प्रोसेस। इंटरेक्शन प्रोसेस क्या है? अभी तुम दोनों रीजन बताओगे कि पूरा टाइम से मुस्कुरा क्यों रहे हो, ठीक है, सोच लो रीजन। दिस इज ऑल्सो एन इंटरेक्शन प्रोसेस। इंटरेक्शन प्रोसेस क्यों बोला गया है इसको? देखिए इंटरेक्शन प्रोसेस इसलिए बोला गया है, जो हमारे क्लाइंट्स या हमारे कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग, उनकी डिजाइनर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उनको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि इट इज एन इंटरेक्शन प्रोसेस, परसीविंग द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट and catering to them, satisfying the expectations and demands of the customers या clients, like they could be customers, employers, shareholders, creditors, suppliers, local communities and general public and so on। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल, जिनको हम क्या करते हैं, इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं। सो इफ आपसे पूछा जाए ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या रिलेशनशिप है, तो हम बोलेंगे, नेल्स बाइट करना बंद करो। तीन रिसोर्सेज होते हैं, तीन आपके एक्सचेंज होंगे। क्या क्या? एक्सचेंज ऑफ, बोलो देवी देवताओं,
जोर से बोलो। जय माता दी। थक गए हो पढ़ के कुछ ज्यादा? नहीं। ये किसने कहा? हाँ आप नहीं बोले, वो किसने कहा? नहीं बोले। अरे आप बोल रहे नहीं, वो किसने कहा? छोटा सा रिकैप, ठीक है। हमने आज पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। मैं बहुत टाइम है। नो नो नो, एक टॉपिक को छोटा सा और करेंगे। मैम पहले और फर्स्ट चैप्टर में कराती हूँ। फर्स्ट चैप्टर करा दूँ? हाई पर रिवीजन तो कितना रिवीजन करा दो। चलिए, तो फिर इसका एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट आज पढ़ा। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे जो भी सराउंडिंग्स है उसे एनवायरनमेंट बोलते हैं। बिजनेस की सराउंडिंग्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंटरनली और एक्सटर्नली, उन फैक्टर्स को हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। जो अपने बिजनेस पर इम्पैक्ट डालता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है, ग्लुवेक एंड जॉश ने एक डेफिनेशन दी थी एनवायरनमेंट की। उसने कहा था कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो क्या है, जैसे कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट्स, ये फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। बट मॉडर्न थिंकर्स ने कहा कि नहीं, सिर्फ ये फैक्टर्स नहीं है जो अफेक्ट करते हैं, इसके अलावा बहुत से और फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक पेस्टिल, ठीक है। पेस्टिल इज P फॉर E फॉर सभी बोलेंगे, E फॉर S फॉर T फॉर L फॉर E फॉर वेरी गुड। तो पेस्टिल्स भी हैं जो अफेक्ट करते हैं। देन हमने बात की फीचर्स की, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। पहला फीचर क्या था? कॉम्प्लेक्स। सेकेंड डायनामिक। थर्ड मल्टीफेसेड। फोर्थ फार रीचिंग इम्पैक्ट। वेरी गुड। देन हमने इंपॉर्टेंस की बात की कि बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। कोशिश करेंगे बिना देखे बुक में, छोटा छोटा सा। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट सबसे पहला, ठीक है। कंपटीशन, ग्रोथ, प्रोवाइडिंग। ग्रोथ की हमने बात की, इमेज, लर्निंग, ठीक है, इनमें हेल्पफुल है, ठीक है। देन हमने बात की ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप है, यस, क्योंकि एक्सचेंज होता है इनके बीच में। एक्सचेंज ऑफ व्हाट? एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। वेरी गुड। सो डन फॉर टुडे। अभी छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर 1 का। स्टार्टिंग